जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम इतिहास कर रहे हैं। इतिहास में आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। क्या है? दिल्ली सल्तनत। और ये 1206 से 1526 तक इसका शासन रहा। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के जितने भी अभ्यास प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उनको करने वाले हैं। दोस्तों, प्रश्न के चारों विकल्पों के हम व्याख्या भी देखेंगे, जिससे हमारा पूरा प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है हमारा। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि भारतीय इतिहास के संबंध में इन कथनों को हमें देखना है। तो पहला कथन है हमारा, भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय राज्यकाल में हुआ था। किसके काल में? जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था। तो दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो इनका समय लगभग 1260 के बाद है। और ये मंगोलों का आक्रमण जो हुआ 1240 से 1200 मंगोलों का आक्रमण 1240 से 66 के बीच हुआ है। 1240 से 66 के बीच हुआ है। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय नहीं हुआ था। तो इसलिए ये कथन हमारा गलत होगा। तो दोस्तों, इसकी व्याख्या हम प्रश्न में देख लेंगे तो हमें ये बिल्कुल समझ में आएगा। हम दूसरा कथन देख लेते हैं। दूसरा कथन है, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया तो ये कथन सही है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आया था और उसने उस शहर पर घेरा भी डाल दिया था। अगला कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तर पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। यानी कि ये हार गया था। तो ये दोस्तों, ये भी कथन हमारा क्या है? गलत है। क्यों गलत है? मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों को कुछ पैसे या कुछ धन देकर उन्हें वापस लौटा दिया था। वो उससे युद्ध नहीं लड़ा था। तो हारेगा नहीं, जब युद्ध ही नहीं लड़ेगा तो हारेगा कहाँ से? तो इसलिए ये कथन हमारा क्या होगा? गलत होगा। तो दोस्तों, हमसे प्रश्न में क्या पूछा था? प्रश्न में पूछा, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ केवल 2 सही है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। दोस्तों, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, प्रश्न पूरा समझ में आएगा। व्याख्या है, 1240 से 66 के बीच मंगोलों ने पहली बार भारत के विलय की नीति अपनाई और इसके साथ ही दिल्ली के साथ वापसी गैर आक्रामकता समझौते का स्वर्णिम चरण समाप्त हो गया। 1241 में तायर बहादुर के अधीन मंगोलों ने लाहौर पर आक्रमण किया था। किसके समय? तायर बहादुर के अधीन मंगोलों पर आक्रमण किया, लाहौर पर आक्रमण किया और शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अतः हमारा कथन एक गलत है। अगला पॉइंट है, 1299 में मंगोलों ने मंगोल शासक दवा खान के पुत्र कुतलुग खान या कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया। मंगोलों द्वारा दिल्ली को तबाह करने का यह पहला प्रयास था। उनके निकट आने की बात सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने अफरा तफरी में एक सेना तैयार की और सीरी के बाहर इसे तैनात किया। मंगोलों ने दिल्ली से 6 मील उत्तर में स्थित किल्ली नामक स्थान पर प्रवेश किया। अतः कथन 2 हमारा क्या है? सही है। अंतिम महत्वपूर्ण मंगोल आक्रमण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान तर्मासिरीन के नेतृत्व में हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक ने तर्मासिरीन के खिलाफ आक्रमण किया और उसे सिंधु के पार वापस भेज दिया, जो मंगोलों के साथ सीमा नहीं बनी रही थी। अतः 3 क्या है? ये भी हमारा गलत है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कुल्हा दारन कहलाते हैं? कौन कुल्हा दारन कहलाते हैं? तो याद रखना, कुल्हा दारन कौन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं सैयद कुल्हा दारन कहलाते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, सैयदों ने उनकी पुत्री फातिमा के माध्यम से पैगंबर का वंशज होने का दावा किया। यानी कि सैयद ने उनकी पुत्री फातिमा के माध्यम से पैगंबर का वंशज होने का दावा किया था सैयदों ने। मुस्लिम समाज में उनको विशेष सम्मान था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण के दौरान सैयदों के जीवन की रक्षा की। हालांकि उनकी नीति सामान्य वध की नीति थी। राज्य के राजस्व के दुरुपयोग के आरोप में सैयद को सिकंदर लोदी ने रिहा कर दिया। सिकंदर लोदी ने सैयद को रिहा कर दिया। उसे अपनी बेईमानी से प्राप्त लाभ को अपने पास रखने की अनुमति दी गई। सैयद एक नुकीली टोपी कुल्हे लगाते थे, इसलिए इन्हें कुल्हे दारन के नाम से जाना जाता था। यानी कि सैयद क्या लगाते थे? एक टोपी लगाते थे नुकीली।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आनुष्ठानिक नातेदारी विजयनगर शासन का प्रमाणिक चिन्ह था। विजयनगर शासकों के निम्नलिखित में से किस एक देव स्थल की ओर से शासन करने का दावा किया जाता है? तो किसकी ओर से दावा किया जाता है शासन करने का? तो वो किया जाता है विरूपाक्ष। विरूपाक्ष ये हम्पी में स्थित है। कहाँ स्थित है? हम्पी। ये हम्पी में स्थित है विरूपाक्ष। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो विजयनगर शासकों की विरूपाक्ष तथा पंपा देवी में श्रद्धा थी। उन्होंने स्वयं को विरूपाक्ष की ओर से शासन करने वाला कहा। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में अवस्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य था या थे? यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की, तो वो निम्नलिखित में क्या कारण थे इसमें से? तो क्या कारण थे? इसमें ये 3 कथन दे रखे हैं। पहले इन कथनों को देख लेते हैं। तो दौलताबाद में स्थानांतरण से दक्कन एवं गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करने का मौका मिलता। तो ये कथन एकदम सही है, क्योंकि ये दक्षिण में स्थित है दौलताबाद, तो दक्कन और गुजरात दोनों पे से नियंत्रण करने का इसने सोचा था। अगला पॉइंट है इसमें, इससे पश्चिमी एवं दक्षिणी पत्तनों का मतलब बंदरगाह तक पहुंच उपलब्ध होती। दौलताबाद अगर राजधानी स्थानांतरित करने से पश्चिमी और दक्षिणी बंदरगाहों पर इसकी पहुंच उपलब्ध होती, तो इसलिए ये भी कारण हो सकता है इसका। यह उत्तर पश्चिमी सीमा के सीधे मंगोल आक्रमण से संरक्षण देता। यानी कि उत्तर पश्चिम सीमा ही तो जो मंगोल के आक्रमण हो रहे थे बार बार, उनसे इसे सुरक्षा मिलती। तो ये भी एक कारण है। तो दोस्तों इसमें ये तीनों कारण है, तो हमारा आंसर तीनों का सही हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, 1 और 2 और तीनों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और उसने दिल्ली का नाम बदलकर दौलताबाद रखा। देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा? दौलताबाद रख दिया। इतिहासकारों के अनुसार राजधानी परिवर्तन करने के निम्न कारण थे। क्या क्या कारण थे? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण दौलताबाद का साम्राज्य के केंद्र में स्थित होना। साम्राज्य के केंद्र में स्थित था दौलताबाद। बर्नी के अनुसार, इतिहासकार जो बर्नी है उनके अनुसार देवगिरी का भौगोलिक महत्व के कारण राजधानी चुना गया था। अगला है, इब्न बतूता ने लिखा है कि दिल्ली निवासियों ने सुल्तान के विरुद्ध निंदनीय पत्र लिखे थे, इसलिए उनको सजा देने के उद्देश्य से आज्ञा दी गई कि सभी दिल्ली निवासी शहर छोड़कर देवगिरी को प्रस्थान करें। अगला पॉइंट है इसमें, इतिहासकार गार्डनर ब्राउन के अनुसार मंगोलों के आक्रमण के भय से राजधानी परिवर्तन किया था, अतः तीनों कथन क्या है? हमारे सत्य हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराज्यत्व के अधीन शासन किया? यानी कि इसका मतलब है विजयनगर जो साम्राज्य था उस पर कितने राजाओं ने राज्य किया? तो किन किन ने किया था? तो वो किया था संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश, अराविडु वंश। याद रखना, संगम, सालुब, तुलुब, अराविडु, इन वंशों ने विजयनगर पर राज्य किया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों ने 300 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया। कितने वर्षों? 300 वर्षों से अधिक। वो शासन कौन कौन से थे? तो पहला था संगम वंश। संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी तक रहा। दूसरा था सालोब वंश। सालोब वंश 1485 से 1505 तक रहा। तीसरा था तुलुब वंश। तुलुब वंश 1505 से 1565 ईस्वी तक इसने शासन किया। अगला है अराविड वंश, यानी कि लास्ट था अराविड वंश, जिसने 1570 से 1652 ईस्वी तक इसने शासन किया। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब ट्रू आर्क पाई गई है? यानी कि ट्रू आर्क किस में पाई गई है? इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब यानी कि ट्रू आर्क पाई गई है? तो किस में पाई गई है? तो ये पाई गई है सुल्तान बलबन का मकबरा। सुल्तान बलबन के मकबरा में सही मौजूद मेहराब यानी कि ट्रू आर्क पाई गई है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दे रखा है?
तो बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा है। इसी में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से मेहराब का निर्माण कराया गया है, अतः हमारा विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि असत्य कथन पूछा हुआ है, गलत कथन। तो 4 कथन दे रखे हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं, सही और गलत कौन कौन से होंगे इसमें। पहला ही कथन है, सरफकाई अलाउद्दीन खिलजी का एक मंत्री था। सरफकाई कौन था? सरफकाई, ये अलाउद्दीन खिलजी का एक मंत्री था, तो ये कथन सही है। सरफकाई अलाउद्दीन खिलजी का एक मंत्री था। अगला पॉइंट है, गयासुद्दीन तुगलक के अधीन मख्तीसों यानी कि मुक्तियों को यह चेतावनी दी गई कि वे अपने किसी भी अधिकारी के साथ उसके वेतन से अधिक और ऊपर ली गई छोटी राशि के लिए दुर्व्यवहार ना करें। तो ये सही है, गयासुद्दीन के अधीन ये कहा गया था। तीसरा पॉइंट है इसमें, अरबी कृति मसालिक ई अब्बास मसालिक ई अबसार में मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन एकता प्रणाली की कार्य पद्धति का वर्णन है। एकता प्रणाली की कार्य पद्धति का वर्णन है, तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें एकता प्रणाली की कार्य पद्धति का वर्णन किया गया है। किसमें? मसालिक ई अवसार, ये अरबी भाषा में लिखी हुई है। याद रखना क्या नाम है कृति का, मसालिक ई अवसार। अगला है लास्ट पॉइंट है इसमें, मार्को पोलो ने दक्षिण भारत में तूतीकोरिन की मुक्ता मात्स्यकी पर्ल फिशरी के बारे में उल्लेख नहीं किया है, यानी उल्लेख नहीं किया है। तो उसने उल्लेख किया है, क्या है? उल्लेख किया है, तो इसलिए ये कथन क्या होगा? गलत होगा। ये कथन हमारा गलत है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? याद रखना आंसर तो यही होगा, क्योंकि उसने गलत कथन पूछा हुआ है, नहीं हमसे पूछा हुआ है। तो ऑप्शन डी इसमें आंसर होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं और प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं, डी ऑप्शन को समझने का प्रयास करते हैं। तो मार्को पोलो एक इटालियन यात्री था, ये याद रखना। मार्को पोलो ये एक इटली का यात्री था। किसका? इटली का यात्रा था। पहले पॉइंट ये याद रखना, मार्को पोलो इटली का यात्री था, जिसने दक्षिण भारत के पूर्वी तट एवं मन्नार की खाड़ी की मुक्ता मत्स्यकी यानी कि जो मछली को कहते हैं मुक्ता मत्स्यकी के बारे में उल्लेख किया है। और इसमें क्या दे रखा था प्रश्न में? नहीं, यानी कि नहीं किया है, और इसने उल्लेख किया है, तो इसलिए ये प्रश्न ये क्या होगा? गलत होगा। तो इसने मत्स्यकी के बारे में, मुक्ता मत्स्यकी के बारे में वर्णन किया है, याद रखना। और मार्को पोलो इटली का यात्री है। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रायोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच यानी कि चबूतरों को क्या कहते थे? जो धार्मिक सभाएं होती थी उन मंचों के नाम को क्या कहते थे? चबूतरे को या मंच को क्या कहते थे? तो वो कहते थे हजारा रामा। क्या कहते थे? नहीं, हजारा रामा नहीं, उसे कहते थे महानवमी डिब्बा। क्या कहते थे? महानवमी डिब्बा कहते थे, याद रखना, महानवमी डिब्बा कहते थे। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में, महानवमी डिब्बा एक वर्गाकार मंच था जिसे विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रायोजन, युद्ध, खेलों आदि देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता था, अतः हमारा विकल्प क्या है? ये सही है। लोटस महल विजयनगर साम्राज्य के शाही परिवार की महिलाओं द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला एक पृथक क्षेत्र था। याद रखना, लोटस महल विजयनगर साम्राज्य की शाही परिवार की महिलाएं जिसे प्रयुक्त किए जाने वाला एक पृथक क्षेत्र था। अगला है हजारा रामा ये विजयनगर काल में सरोवर के किनारे बनाया गया मंदिर है हजारा रामा। अगला है हम्पी में अवस्थित विरूपाक्ष मंदिर अतीत के मंदिरों में एक ऐसा मंदिर है जो कलाकारों के भावों से भरा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी? तो ये आप सभी को पता होगा, तुंगभद्रा नदी विजयनगर साम्राज्य का भरण पोषण करती थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के किनारे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान विजयनगर में अपने साम्राज्य की स्थापना की एवं संगम वंश की नींव रखी। सिंचाई कार्य हेतु देवराय प्रथम ने हरिद्रा एवं तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया, अतः हमारा विकल्प भी सही है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निकोलो द कॉन्टीन और अब्दुल रज्जाक और अफनासी निकेतन, ये 3 राइटर हैं। निकोलो द कॉन्टीन, अब्दुल रज्जाक, अफनासी निकेतन। और एक है फरनाओ नूनिन ने किस साम्राज्य की यात्रा की थी? तो इन चारों ने किस साम्राज्य की यात्रा की थी? तो की थी विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की इन्होंने यात्रा की थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में देवराय प्रथम के शासनकाल के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध इटली यात्री निकोलो द कॉन्टीन ये इटली से आए थे। उसने ट्रेवल ऑफ निकोलो कॉन्टीन नामक पुस्तक में इस यात्रा का वर्णन किया है और देवराय प्रथम को शक्तिशाली राजा कहा है। याद रखना, निकोलो द कॉन्टीन की पुस्तक का क्या नाम है? ट्रेवल ऑफ निकोलो कॉन्टीन निकोलो द कॉन्टीन की पुस्तक है और ये इटली के थे। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। अगला यात्री है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में 1442 से 43 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। उसे खुरासान के सुल्तान मिर्जा शाहरुख ने अपने दूत के रूप में भेजा था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर को संसार के देखे और सुने नगरों में से भव्य मानता था। अगला है हमारा अफनासी निकेतन ये रूसी यात्री थे। अफनासी निकेतन याद रखना, ये रूसी यात्री थे जिसने 1466 से 1472 के मध्य विजयनगर की यात्रा की थी। अफनासी निकेतन रूसी यात्री थे। अगले यात्री हैं पुर्तगाली यात्री फरनाओ नूजिन ये पुर्तगाली के यात्री थे। इन्होंने 1535 से 1537 के मध्य अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। अतः हमारा विकल्प क्या है? बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाशन में लाए गए? किसके द्वारा ये प्रकाशन में लाए गए? तो ये लाए गए कर्नल कॉलेज मैकेंजी के द्वारा, जो भग्नावशेष जो थे 1800 ईस्वी में प्रकाशित में लाए गए कर्नल कॉलेज मैकेंजी के द्वारा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कर्नल कॉलेज मैकेंजी ने दक्षिण भारत का पहला प्रमाणिक जियोग्राफिकल मैप प्रस्तुत किया था। याद रखना ये भी पॉइंट, पहला प्रमाणिक जियोग्राफिकल मैप किसने जारी किया था? ये किया था कर्नल कॉलेज मैकेंजी ने, दक्षिण भारत का। इन्होंने विजयनगर के भग्नावशेषों को प्रस्तुत किया था। किसने? कर्नल कॉलेज मैकेंजी ने। और इन्होंने ही दक्षिण भारत का पहला प्रमाणिक जियोग्राफिकल मैप भी प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य पर संघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ था? संघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ था? तो ये हुआ था तालीकोटा में 1565 में संघातिक प्रहार हुआ था। संघातिक प्रहार ये तालीकोटा के युद्ध में 1565 में हुआ था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में राम राय के खिलाफ दक्षिण भारत के चारों मुस्लिम राज्यों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर ने मुस्लिम महासंघ का निर्माण कर 1565 ईस्वी में तालीकोटा या रक्षसी तगड़ी के युद्ध में राम राय को परास्त किया था। किसे? राम राय को परास्त किया था। अगला प्रश्न है राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है वे तेलुगु और संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे। क्या थे? वे बड़े विद्वान थे। हाँ, वो एक बड़े विद्वान थे, ये आप सभी को पता है। कृष्णदेव राय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है आमुक्तमाल्यदा, ये तेलुगु भाषा में इन्होंने लिखा है। अगला कथन है विदेशी यात्री पायस और नूनिज उनके दरबार में आए थे। विदेशी यात्री पायस और नूनिज उनके दरबार में आए थे, ये भी कथन सही है। नूनिज कहाँ के थे? ये पुर्तगाली के थे। अगला कथन है उनके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोसा ने उनकी प्रशंसा की है। किसने? बारबोसा ने उनकी प्रशंसा की है। तो ये भी कथन क्या है? सही है। कथन डी है उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति आमुक्तमाल्यदा की रचना संस्कृत में की थी। आमुक्तमाल्यदा की रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने की थी। किसने की थी? कृष्णदेव राय ने। और ये संस्कृत में नहीं की थी, इन्होंने किस भाषा में की थी? तेलुगु भाषा में की थी। किसमें?
तेलुगु भाषा में, संस्कृत में नहीं तेलुगु भाषा में की, तो इसलिए ये क्या होगा, गलत होगा, ये गलत होगा। तो आंसर कौन सा होगा इसमें, हमारा आंसर डी होगा, क्योंकि ये गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कृष्णदेव राय महान शासक एक एवं विद्वान था। कृष्णदेव ने तेलुगु में आमुक्त माल्यदा नामक पुस्तक की रचना की, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समान राज्य व्यवस्था पर आधारित थी, अतः विकल्प ए सही है, जबकि विकल्प डी सही नहीं है। अगला इसमें पॉइंट, डोमिंगो पायस तथा फर्नाओ नूनीज पुर्तगाली यात्री थे। याद रखना, डोमिंगो पायस और फर्नाओ नूनीज ये पुर्तगाली यात्री हैं, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य के ऐतिहासिक पहलुओं का विस्तृत वर्णन किया, अतः विकल्प बी सही है। अगला पॉइंट है इसमें, कृष्णदेव राय के शासनकाल में एक अन्य पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने भी विजयनगर की यात्रा की। उसने कृष्णदेव राय के श्रेष्ठ प्रशासन व धर्मनिरपेक्षता की प्रशंसा खुले शब्दों में की है। बारबोसा ने इनकी प्रशंसा की है, तो ये भी कथन क्या है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के लिए प्रभारी को आमिल कहा जाता था। जो राजस्व वसूलता था दिल्ली सल्तनत में, उसको क्या कहते थे, आमिल कहते थे। ये एकदम कथन सही है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में राजस्व प्रशासन में जो राजस्व वसूली करता था उसे आमिल ही कहते थे। अगला पॉइंट है इसमें, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन संस्था नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसकी स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इसे इल्तुतमिश ने लागू किया था। इल्तुतमिश ने इसे लागू किया था, तो इसलिए ये प्राचीन संस्था नहीं है, तो इसलिए कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला है, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया था। मीर बख्शी के पद की बात हो रही है, तो मीर बख्शी का पद कब किससे संबंधित है? ये मुगल काल से संबंधित है। किससे? मुगल काल से संबंधित है। मुगल काल से संबंधित है क्या? मीर बख्शी का पद। ये दिल्ली सल्तनत से या खिलजी सुल्तानों के शासनकाल से संबंधित नहीं है, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। प्रश्न में क्या पूछा है हमसे? प्रश्न में पूछा है उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो कौन सा सही है? केवल हमारा ये कथन सही है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या में देखा है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहते थे, यानी कि जो राजस्व वसूलता था उसे आमिल कहा जाता था, इसलिए कथन एक सही है। अगला, इक्ता प्राचीन देशी प्रणाली नहीं बल्कि यह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विकसित संस्था थी, अतः कथन दो हमारा क्या है, गलत होगा, और इसे इल्तुतमिश ने लगाया था। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम इक्ता मोहम्मद गौरी ने बांटी। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को हासी का इख्तियार बनाया, किंतु इक्ता को सुव्यवस्थित रूप से देने का श्रेय इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश को। अगला पॉइंट है, गौरतलब है कि इक्ता एक ऐसा भू क्षेत्र होता था जो सैनिक व असैनिक अधिकारियों को मुख्यतः सैनिक को उस क्षेत्र के प्रशासनिक संचालन के लिए दिया जाता था। किसी भी अवस्था में इक्तादार उस भूखंड के स्वामी नहीं हो सकते थे, वे तो केवल पैदावार की लगान के उपभोग के स्वामी हो सकते थे। बड़े इक्तादारों को मुक्ता, बली या मालिक भी कहा जाता था। याद रखना, जो बड़े इक्तादार होते हैं उन्हें मुक्ता या बली या मलिक भी कहा जाता था। ये तीनों शब्द याद रखना। अगला पॉइंट आया है, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में नहीं बल्कि मुगल काल में अस्तित्व में आया। सल्तनत काल में तो दीवान ए आरिज ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। याद रखना ये भी पॉइंट, दीवान ए आरिज ये सैन्य विभाग का प्रमुख था। अगला प्रश्न है हमारा, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये याद रखना पॉइंट, कराधान व्यवस्था को ध्यान में रखकर ये प्रश्न हमसे पूछा हुआ है, और इस प्रश्न में पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन हमारा सही है। दो कथन दे रखे हैं, इन कथनों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला कथन है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, यानी कि भू राजस्व की दर भूमि की गुणवत्ता के आधार पर तय होती थी। तो ये कथन क्या है? सही है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में ऐसा ही होता था।
अगला पॉइंट है कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। जो कारखानों के निजी स्वामी थे वो क्या थे, एक औद्योगिक कर देते। तो ये भी सही है कथन, यानी कि दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। तो आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के समय लगान का निर्धारण भूमि की उत्पादकता और उसकी स्थिति के अनुसार किया जाता था। भूमि से होने वाली पैदावार और उसकी किस्म भू राजस्व के निर्धारण का सबसे बड़ा आधार था। कारखानों के निजी स्वामी भी एक औद्योगिक कर देते थे, यानी कि कारखानों के जो निजी स्वामी थे वो भी औद्योगिक कर देते थे। अतः हमारे दोनों कथन क्या है, सत्य है। कृष्णदेव राय के बारे में और जान लेते हैं। तो कृष्णदेव राय तुलुप वंश का महान शासक था। कृष्णदेव राय किस तुलुप वंश का महान शासक था। वह आंध्र भोज और अभिनव भोज और आंध्र पितामह आदि उपाधियों से विभूषित था। यानी कृष्णदेव राय ने कौन सी, एक आंध्र भोज और अभिनव भोज और आंध्र पितामह, ये 3 उपाधियां धारण की थी। उसने बंजर व गैर भूमि को कृषि योग्य बनाया था। जो बंजर भूमि या गैर कृषि भूमि थी उसको कृषि योग्य बनाया था। बनाने हेतु विभिन्न प्रयास किए, साथ ही उसे विवाह कर जैसे अलोकप्रिय को भी समाप्त किया था। याद रखना, विवाह कर किसने समाप्त किया, विवाह कर किसने समाप्त किया, तो ये कृष्णदेव राय ने समाप्त किया। ये भी पॉइंट याद रखना, विवाह कर कृष्णदेव राय ने समाप्त किया। अगला पॉइंट है इसमें, कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। उसने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ आमुक्तमाल्यदा की रचना की थी। किसकी, आमुक्तमाल्यदा की रचना की थी। याद रखना, ये किस भाषा में की, ये तेलुगु भाषा में की थी। अभी आपको बताया तेलुगु भाषा में की थी। उसकी यह रचना तेलुगु के 5 महाकाव्यों में से एक मानी जाती है। उसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। ये भी पॉइंट याद रखना, अष्टदिग्गज किसके शासन काल में थे, तो ये कृष्णदेव राय के शासन काल में थे। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे। याद रखना, भारतीय इतिहास के मध्यकाल था, उसमें बंजारे शब्द का किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है व्यापारियों के लिए। बंजारे मुख्यतः व्यापारी थे। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। तो भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः नमक के व्यापारी वर्ग से संबंधित थे। बंजारा, जिन्हें लंबाड़ी बंजारा और गोरमाटी भी कहा जाता है, एक ऐसा समुदाय है जिसे आमतौर पर घुमंतू समुदाय के रूप में वर्णित किया जाता है, जो भारत के राजस्थान में पाए जाते हैं। अब ये संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। बंजारे पारंपरिक रूप से बैलों और नमक के आपूर्तिकर्ता व्यापारी माने जाते थे। ऐसा माना जाता है कि बंजारा शब्द संस्कृत शब्द के बनचर से आया है, अर्थात वनों में विचरण करने वाला। बनचर का अर्थ क्या होता है, जो वनों में विचरण करने वाला। लंबाड़ी या लामली शब्द संस्कृत शब्द लवड़ से लिया गया है, प्रतीत होता है, जो मुख्यतः वस्तु थी, जो प्रमुख वस्तु थी जिसका यह समुदाय व्यापार करता था। अतः बंजारे मुख्य रूप से व्यापारी थे। इस समुदाय की महिलाएं कढ़ाई का कार्य करती थीं, परंतु यह उनके जीवन यापन का स्रोत नहीं था। यह भी पॉइंट याद रखना, उस समुदाय की महिलाएं कढ़ाई का कार्य करती थी, परंतु उनके जीवन यापन का स्रोत नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अरहट्ट क्या है, अरहट्ट किसे निरूपित करता है, तो अरहट्ट किसे निरूपित करता है, तो याद रखना ये सिंचाई से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये सिंचाई से संबंधित है। सिंचाई से संबंधित है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो ऑप्शन होगा भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील। तो ऑप्शन सी राइट होगा, किसके लिए, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र या वाटर व्हील। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दे रखा है, तो मध्यकालीन भारत में अरघट्ट कृषि भूमि की सिंचाई का एक तरीका था। प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय वैज्ञानिकों ने खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की थी। तुर्कों के आने के बाद नई प्रौद्योगिकियों की शुरुआत हुई, जैसे कागज, चरखा, लोहे की रकाब व अन्य उपकरण। मुगल सम्राट बाबर ने
2 भारतीय यंत्रों की सूचीबद्ध किया था, जिसमें से एक था समय की गणना करने वाला यंत्र व दूसरा सिंचाई का यंत्र। क्या था? दूसरा सिंचाई का यंत्र था। पहला साकिया या अरहट या रहट के नाम से जाना जाता है तथा दूसरा ढेकली के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 4 युग्म दे रखे हैं और इन पर विचार करना है और इनमें से पूछा हुआ है उपयुक्त में से युग्म में से कौन कौन सा सुमेलित है, और नीचे इसके कूट दे रखे हैं। तो इसमें से कौन कौन सा सुमेलित है? तो इसमें से याद रखना दुर्रग। क्या है? दुर्रग। दुर्रग ये जम्मू में स्थित है। अभी वर्तमान में दुर्रग ये जम्मू में स्थित है। कहाँ स्थित है? दुर्रग जम्मू में स्थित है। और ये चंपक और कुतूल कहाँ स्थित है? अभी इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं, तब उसके बाद सब हमको क्लियर हो जाएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन बी राइट होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, दुर्गर राज्य जम्मू में स्थित था, किंतु चंपक और कुतुलु क्रमशः मध्य भारत व मालाबार में अवस्थित नहीं थे, अतः केवल द्वितीय विकल्प सुमेलित है। हिमालय की तलहटी में 9वीं शताब्दी में कुछ पहाड़ी राज्यों का उदय हुआ। आपस में एक दूसरे के साथ युद्धों तथा मैदानों में से लगातार छापे के बावजूद हाल के वर्षों तक इन्होंने अपनी पहचान बनाए रखी। ऐसे राज्यों में चंपक यानी कि चंबा, दुर्रग जम्मू और कुतुल कुल्लू और त्रिगता जालंधर और कुमायूं आदि प्रमुख थे। तो चंपक चंबा में और कुलूत कुल्लू में। अगला पॉइंट है, वर्तमान हिमालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में जिन राजवंशों का शासन रहा है वे ऐतिहासिक ग्रंथों में पंजाब की पहाड़ी रियासतों के नाम से जाने गए हैं। चंपक चंबा भी पश्चिम हिमालय के क्षेत्र में के अंतर्गत आने वाली पहाड़ी रियासत में से एक रही है। अगला है, कुलूत या वर्तमान में कुल्लू जिले। कुलूत या कुल्लू जिले हिमाचल प्रदेश का प्राचीनतम नाम था। चीनी यात्री हेन सोंग ने इसका वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। पहाड़ी रियासतों में एक प्रमुख दुर्गर अथवा जम्मू रियासतों का वर्ग रखा गया है। इसके अंतर्गत झेलम व रावी नदियों के मध्य की रियासतें रखी गई हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो किसके लिए किया है? तो यह किया था हरिहर प्रथम के लिए। हरिहर प्रथम ने की थी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में क्या दे रखा है, हरिहर प्रथम 1336 से 56 ईस्वी ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर विजयनगर राज्य की स्थापना की। इसने अपनी पहली राजधानी अनेगोंडी को बनाया। बाद में विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? हम्पी है। अगला पॉइंट है इसमें, तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर विजयनगर या विद्यानगर शहर की स्थापना करने में हरिहर प्रथम को अपने भाई बुक्का तथा गुरु विद्यारण और वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा मिली है। किससे? सायण से प्रेरणा मिली है। अगला प्रश्न पॉइंट है इसमें, हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी भवन संगम का पुत्र था। किसका पुत्र था? भवन संगम का। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय का पुत्र था। जो अमोघ वर्ष था वो राष्ट्रकूट का शासक जो गोविंद तृतीय था उसका पुत्र था, जिन्होंने मान्य खेत को अपनी राजधानी बनाया। उसने स्वयं ही कन्नड़ भाषा में प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की है। किसकी? कविराज मार्ग की रचना की है। अगला पॉइंट है, वीर बल्लाल द्वितीय होयसल वंश का एक प्रतापी शासक था, जिसने देवगिरी के यादवों, मदुरई के पांड्य, दक्षिण के कलचुरी और पश्चिमी चालुक्य आदि पर जीत दर्ज की। अगला पॉइंट इसमें, प्रतापरुद्र द्वितीय काकतीय वंश का अंतिम शासक था। जो प्रतापरुद्र द्वितीय है ये काकतीय वंश का अंतिम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक के सिपह सालार द्वारा वारंगल पर जीत दर्ज कर प्रतापरुद्र को गिरफ्तार कर दिल्ली भेजा गया, जहां उसने आत्महत्या कर ली। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संबंध में? कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में, तो यह एक तुर्क गुलाम था। क्या था? यह एक तुर्क गुलाम था और उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। उसने तराइन युद्ध के बाद भारत में सल्तनत का विस्तार किया। तो ये तो इसके क्या है, तराइन युद्ध के बाद इसमें भारत में सल्तनत का विकास किया, तो ये तो इसका गलत होगा। और ये एक तुर्क गुलाम था, तो ये भी इसका क्या है, कथन गलत है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो केवल दो सही है। उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। इसमें आंसर कौन सा होगा? केवल दो होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यह एक तुर्क गुलाम था। तो यह कथन क्या है, इसका सही है। उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, तो यह कथन क्या है, गलत है। और इसमें क्या है, हमसे गलत कथन पूछा हुआ है, तो इसलिए कथन दो इसका सही होगा। उसने तराइन युद्ध के बाद भारत में सल्तनत का विस्तार किया, तो यह कथन तो वैसे सही है, लेकिन हमसे गलत कथन पूछा हुआ है, तो इसलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये क्या है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क गुलाम था और उसने भारतीय प्रदेशों का उत्तराधिकार 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद मिला था। अतः कथन एक क्या है, सही है। ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। उसने दिल्ली को कभी भी राजधानी बनाने का रुख नहीं किया। अतः कथन क्या है, दो सही नहीं है। तो आंसर क्या होगा, कथन दो होगा, क्योंकि गलत कथन पूछा हुआ है। अगला पॉइंट है, ऐबक को तराइन के युद्ध के बाद गौरी ने भारत में सल्तनत के विस्तार हेतु नियुक्त किया था। अतः तीन क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था ऐबक। ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक, जो एक तुर्क गुलाम था, ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के कारण किस कारण से हुई थी? तो कुतुबुद्दीन की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो वो हुई थी चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसमें राइट होगा। चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने से लगी चोट के कारण हुई। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उसने तुर्कों की भारत विजय को स्थायित्व प्रदान किया। ख्वारिज्म शाह के खतरे को टालने हेतु अब उसने लाहौर के लिए कूच किया। उसने क्या किया, लाहौर के लिए कूच किया। तो इल्तुतमिश के संदर्भ में हुआ है, तो उसने तुर्कों की भारत विजय को स्थायित्व प्रदान किया। तो यह कथन क्या है, इसका सही है। उसने ख्वारिज्म शाह के खतरे को टालने हेतु अब उसने लाहौर के लिए कूच किया। तो ये भी सही है। कथन क्या है, ये भी सही है। तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे, एक और दो दोनों सही है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दे रखा है, व्याख्या है, 1210 ईस्वी में केवल ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश को तुर्कों की भारत विजय को स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। अतः कथन एक क्या है, सही है। इल्तुतमिश आरंभिक वर्षों में उत्तर पश्चिम पर जीत हासिल करना चाहता था, परंतु गजनी पर ख्वारिज्म शाह की विजय ने उसकी चिंता बढ़ा दी। अब ख्वारिज्म साम्राज्य मध्य एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली हो गया। अतः इस खतरे को टालने के लिए इल्तुतमिश ने लाहौर के लिए कूच किया और उस पर कब्जा कर लिया। अतः कथन दो भी सही है। अगला प्रश्न है, ख्वारिज्म साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ख्वारिज्म साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था। तो ये कथन क्या है, हमारा सही है। अभी हमने व्याख्या में पढ़ा, ख्वारिज्म साम्राज्य मध्य एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली हो गया था। तो ये कथन हमारा एक सही है। अगला है, 1218 ईस्वी में मंगोलों ने इसे नष्ट कर दिया। 1218 ईस्वी में मंगोलों ने इसे नष्ट कर दिया। तो ये भी कथन क्या है, सही है, क्योंकि इसे मंगोलों ने नष्ट किया था 1218 ईस्वी में। तो कौन सा आंसर होगा, सही कथन पूछा हुआ है, तो एक और दो दोनों सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो ख्वारिज्म साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था। उसकी पूर्वी सीमा सिंधु नदी तक फैली हुई थी, जो इल्तुतमिश की चिंता का कारण थी। अतः कथन एक क्या है, सही है। 1218 ईस्वी में ख्वारिज्म साम्राज्य को मंगोलों ने नष्ट कर दिया और एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी सीमा चीन से लेकर भूमध्य सागर तक, कैस्पियन सागर से लेकर
जक्सार्टिक नदी तक फैली हुई थी। अतः कथन 2 क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी किसने धारण की? तो सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी ये इवाज ने धारण की थी। किसने? इवाज ने सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण की थी। जब इल्तुतमिश पश्चिमी इलाकों पर ध्यान दे रहा था तभी बंगाल और बिहार में इवाज ने सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण की और अपनी आज़ादी का ऐलान किया। 1226-27 ईस्वी में इवाज लखनौती के निकट इल्तुतमिश के बेटे के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। इवाज लखनौती के निकट इल्तुतमिश के बेटे के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त करने में अमीरों और उलेमाओं को इल्तुतमिश ने रजामंद कर लिया। इल्तुतमिश ने रजामंद कर लिया। रजामंद कर लिया तो यह कथन क्या है, एकदम सही है, क्योंकि रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त करने के लिए अमीरों और उमेराओं को इल्तुतमिश ने रजामंद किया था। तो यह कथन तुम्हारा सही हो जाएगा। अगला है, रजिया के शासनकाल में राजतंत्र तुर्क सरदारों के बीच कभी संघर्ष नहीं हुआ। तो यह कथन क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि रजिया के शासनकाल में चहलगामी चालीसा दल था, चहलगामी उसके बीच और रजिया सुल्तान के बीच संघर्ष चलता रहा। तो इसलिए ये क्या है, कथन गलत हो जाएगा। लगभग रजिया सुल्तान ने 3 वर्ष तक शासन किया था। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक शासन किया था, 3 वर्ष तक। तो यह कथन क्या है, गलत हुआ है। और इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन पूछा हुआ है। तो गलत कौन सा है? तो हमारा दूसरा कथन गलत है। दूसरा कथन गलत है तो आंसर क्या होगा, केवल दो आंसर होगा। इसमें पहला आंसर क्या है हमारा, पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है और दूसरा गलत है। आंसर में हमसे नहीं शब्द पूछा हुआ है तो केवल 2 गलत होगा। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में इसके बचे हुए प्रश्न, अगले प्रश्न 27 से हम इसकी क्लास की शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।